रिकवरी होने के चांसेस हमारे फिर भी हैं सर। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्व खराब हो रहे हैं ना सर, तो हम उन्हें बदल सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, वॉल्वोप्लास्टी पढ़ेंगे कि या तो जो वॉल्व खराब है उन्हें रिपेयर कर दो, नहीं तो पूरे ही वॉल्व बदल के प्रोस्टेटिक वॉल्व डाल दो, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सर फिर भी पार्शियल रिकवरी के चांसेस हैं कि चलो ठीक है, सिर्फ वॉल्व ही तो खराब हुए हैं, बदल लेंगे। या फिर थर्ड वन ये हो सकता है कि रिकवरी हो सकती है मगर थोड़े बहुत वॉल्व खराब हो गए, तो यहाँ पर रिकवरी के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर तो डेथ है वो 100% होनी है, या 50% आपके अगर सिर्फ वॉल्व खराब हुए तो 50% चांसेस फिर भी हैं बचने के, और इस जगह पर सिर्फ आपके 10% चांस है कि आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि ये तीनों स्टेजेस की फॉर्म में बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा। बस इतना सा ये लाइन में समझा रहे, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एरो से कंफ्यूज नहीं होना। पहले मीटर क्या क्या पहले एरो, पहले वो बोल रहे हैं कि अगर आपके वॉल इन्वॉल्वमेंट में आए तो अगर उसके साथ अगर आपका हर्ट इन्वॉल्वमेंट है, पहले सीधा पढ़ो फिर ऐसा पढ़ो, उसको ऐसे पढ़ो तो आपको बहुत क्लियर होगा। ये इसको 1, इसको 2 और इसको 3, तो बहुत सिंपल समझ आएगा। 1 क्या कि अगर मिट्रल आउटिक वॉल गड़बड़ होगा, उसके बाद अगर मसल इन्वॉल्वमेंट में आ गई तो फिर डेथ पक्की है। अगर वो क्या हो गया, वॉल्व ही ज्यादा गड़बड़ हो गए तो वॉल्व हम चलो बदल भी सकते हैं, तो पार्शियल चांसेस हैं। और अगर वॉल्व गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत ही हो रहा है, जैसे 10 to 15%, तो वहां तो फिर आप बच ही जाओगे, फिर हम बचा ही लेंगे इंसान को, डॉक्टर बचा ही लेगा। ठीक है, तो बस ये था। क्लियर? अब ये सब, अब देखो, अब बहुत बेसिक बातें लिखी हुई हैं कि और क्या क्या आएगा मैनिफेस्टेशन ऑफ कार्डाइटिस में, मतलब जैसे पेशेंट का टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ रही है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो, इतना तो जानते हो कि ये सब बेसिक सिम्टम्स तो आएंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है। ड्रॉप्ड बीट्स, ड्रॉप्ड बीट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है ना वो इतनी प्रॉपर सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, दिमाग लगाओ। सर बहुत सिंपल है कि हमें दो ही साउंड सुनाई देते हैं, पहला लब सुनाई देता है, दूसरा डब सुनाई देता है। लब को हम S1 बोलते हैं और S2 बोलते हैं। S3 S4 और साउंड होते हैं, हर साउंड, मगर वो नॉर्मली नहीं सुनाई देते, जब बॉडी में कोई अनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो वो सुनाई देंगे। यानी सर ये तो क्लियर है कि ये S3 S4 हमें सुनने लग जाएंगे, मगर S1 S2 ढंग से सुनाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? हम पढ़ के आ चुके हैं, जो लब होता है ना वो क्यों सुनाई देता है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। कौन से वॉल्व होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल? सर बाइकस्पिड यानी मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड, जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो हमें साउंड जो सुनाई देती है उसको बोलते हैं लब। और जो हमारे सेमी ल्यूनार वॉल्व है, कौन से सेमी ल्यूनार वॉल्व है? दो वॉल्व है सर, एक पल्मोनरी वॉल्व है और एक आउटिक वॉल्व है। पल्मोनरी वॉल्व होता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, आउटिक वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में। जब ये वॉल्व बंद होते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है डब। और अभी हम सर पढ़ के आ चुके हैं कि वॉल्व डैमेज हो रहे हैं, और अगर वॉल्व डैमेज होंगे इसका मतलब क्या है कि वॉल्व अपना काम नहीं कर पाएंगे। वॉल्व का काम क्या है सर? कि ब्लड को क्या, अगर बाइकस्पिड का काम क्या है, बाइकस्पिड का अगर बोले तो सर कि सर जो लेफ्ट एट्रियम है उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने देना, मगर उल्टा ब्लड ना चला जाए, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट लेफ्ट एट्रियम में ना आ जाए, तो उसको आप क्या कर अपना गेट बंद कर लेते हैं। जब ब्लड नीचे जाना है तो खोल लेते हैं, ऊपर ना चला जाए इसलिए बंद हो जाते हैं। और ये वॉल्व तो सर खराब हो रहे हैं क्योंकि उनके सेल्स मर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो फिर हमें हर्ट सर, तो फिर वो वॉल्व प्रॉपर काम करेंगे नहीं, तो कहीं का भी ब्लड सर कहीं भी जाएगा तो जो प्रॉपर हमें साउंड सुनाई देनी चाहिए, तो जो नॉर्मली एक ह्यूमन में सुनाई देते हैं वो सर लब डब नहीं सुनाई देंगे। तो सर एबनॉर्मल ब्लड रश होगा, ब्लड कहीं का कहीं जाएगा, जो थर्ड और फोर्थ साउंड है जो नहीं सुनने आने चाहिए वो सुनने मिलेंगे, वो सुनने को मिलेंगे सर। क्यों? क्यों सर कहीं का भी ब्लड कहीं जा रहा है, क्योंकि वॉल्व प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉप्ड बीट्स हो गई। देखो मैं ये लाइन पढ़ा के छोड़ नहीं देता हूँ कि ड्रॉप्ड बीट हो गई तो समझ लेना क्यों हो गई, मैंने पूरी मैकेनिज्म समझा दी। ठीक है, तो हर चीज का आंसर होना चाहिए, बिना आंसर के यहां से जाना नहीं है। थर्ड साउंड, फोर्थ थर्ड साउंड क्यों सुनाई देंगी मैंने वो भी बता दिया है ना। अरिथमिया का मतलब ही होता है आपकी हार्ट बीट का डिस्टर्ब होना। और कंजेनाइटल हार्ट फेलियर तो मैं इतने अच्छे से अभी समझा ही चुका हूं कि हार्ट फेलियर क्या होना है भैया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बता चुका हूँ कि मायोकार्डियम की वजह से है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा, हार्ट फेलियर होगा। एंडोकार्डाइटिस तो अपन समझ ही चुके थे, एंडोकार्ड सबसे अंदर की लेयर थी जिसकी वजह से आपके जो सिस्टोलिक मरमर सुनाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपका मिट्रल वॉल्व खराब हो रहा था, और मिट्रल वॉल्व खराब होगा तो कहीं का भी ब्लड कहीं जाएगा। मरमर का मतलब ही होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देंगे। ठीक है, तो इसमें मरमर बहुत आएंगे, इसमें याद रखना, इसमें बहुत सारे मरमर सुनाई देते हैं। क्योंकि जितने वॉल्व खराब होंगे उतने ही एबनॉर्मल साउंड सुनाई देंगे। मिट्रल वॉल्व खराब होगा तो उसके मरमर सुनाई देंगे, है ना। पल्मोनरी वॉल्व खराब होगा तो उसके एबनॉर्मल मरमर साउंड सुनाई देंगे, है ना। आउटिक वॉल्व तो उसके, ट्राइकस्पिड तो उसके। पेरिकार्डाइटिस में तो हम पढ़ चुके थे, पेरिकार्डियन पेन हो रहा था, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो रहा था, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा था।
कुछ कार्डिनल फीचर्स दिखेंगे। कार्डिनल फीचर्स का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का फीचर्स का मतलब होता है ये ऐसे साइंस हैं जो आपको जनरली नजर आते ही हैं एक्यूट रोमेटिक कार्डाइटिस में। जब भी आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट में आने लगा रोमेटिक फीवर की वजह से, जो सबसे पहले साइन नजर आएंगे वो ये आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स से याद रखना, ये लिख के आना ही होता है। कार्डिनल का मतलब होता है मेजर साइन। अगर किसी को नया नया रोमेटिक फीवर स्टार्ट, बोल रोमेटिक फीवर मत बोल देना, रोमेटिक कार्डाइटिस यानी रोमेटिक हार्ट डिसीज स्टार्ट होगी। क्योंकि रोमेटिक फीवर में तो सभी दिखेंगे, लेकिन रोमेटिक फीवर की वजह से अगर हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो हार्ट में मेजरली क्या क्या हमें नजर आने वाले हैं? वो नजर आएंगे मरमर्स, एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देंगे। इसकी एक टेक्निक बताता हूं, इसको ऐसे याद करो, इसको याद करो MCCP से याद कर लो। MCCP, M का मतलब मरमर्स, C का मतलब होता है कार्डियोमेगैली, और दूसरे C का मतलब होता है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, और P का मतलब होता है पेरिकार्डाइटिस। आप बाकी आप होशियार हो तो अपनी अच्छी याद कर लो, मैंने ऐसे टेक्निक बना के याद करी थी। क्लियर? ये जो स्टार्टिंग में कैसे बोल रहा हूं सर, ये जो मैं एम मेंशन कर रहा हूं ना वो उन सब के लिए कर रहा हूं, इतने इतने सब के लिए, चारों पॉइंट के लिए। जैसे मरमर सुनाई देंगे, अपिकल सिस्टोलिक मरमर क्यों सुनाई देगा? क्योंकि मिट्रल वॉल्व खराब होगा। अपिकल डायस्टोलिक मरमर क्यों सुनाई देगा सर? क्योंकि जो नीचे के वॉल्व है वो गड़बड़ होंगे। बेसल डायस्टोलिक मरमर क्योंकि नीचे के। तो ये सारे मरमर से होंगे ना, इनके नाम याद करने पड़ेंगे कौन कौन से मरमर आने वाले हैं। तो इन चार मैंने याद रखा था, बस एक कनेक्टिविटी बनाई थी कि ये चारों मरमर है तो इनको एम दो। फिर अगला कार्डियोमेगैली, हार्ट का साइज बढ़ना लगेगा। स्टार्टिंग में साइज बढ़ेगा सर, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एबनॉर्मली सेल्स की डेथ होगी और इन्फ्लामेशन दिखेगा। और इन्फ्लामेशन की बात क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना ब्रेड बटर एपीरियंस, पस बन रहा है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है। तो एबनॉर्मली जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि हार्ट बड़ा हो रहा है, और वो कितना खतरनाक होगा आप दिमाग लगाओ। ठीक है ना? तो कार्डियोमेगैली दिखती है, और ये एक्यूट के हैं। आगे चल के तो सेल डेथ होने लग जाएगी तो हार्ट तो डैमेज होगा, मगर स्टार्टिंग में क्या है? ड्यू टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ड्यू टू पस, ड्यू टू इफ्यूजन, हार्ट का स्टार्टिंग में साइज बड़ा दिखने लगेगा। तो कार्डियोमेगैली दिखेगा हार्ट का साइज एक्यूट, क्योंकि यहाँ एक्यूट वर्ड है, याद रखना। कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, कंजेस्टेड हार्ट इसका मतलब ही होता है, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर का मतलब क्या? कि हार्ट प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट का जो काम है ब्लड पंप करना वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मायोकार्डाइटिस जो आपकी मायो लेयर है, मिडिल लेयर है मसल की मायोकार्ड, उसमें इन्फ्लामेशन होगा और वो फेल हो जाएगी, तो नहीं कर पाएगा। और पेरिकार्डाइटिस तो आपको पता ही है, पेरिकार्डाइटिस की वजह से क्या सिम्टम आ रहे थे? पेन, आपको रब फ्रिक्शन रब हो रहा था तो उसके सिम्टम्स दिखेंगे, पेरिकार्डाइटिस दिखेंगे। तो ये मेजरली चारों आपको सबसे पहले नजर आते हैं जब भी होता है। रेदर देन दिस और क्या क्या नजर आएंगे सर? ये तो आपने हट के बता दी, हम तो बल्कि रोमेटिक फीवर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें तो सबके बताओ। तो और क्या क्या नजर आने वाले हैं? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स नजर आने वाले, यानी कोलेजन लंप वगैरह। देखो ऐसे दिखते हैं ये। अब मैं आपको एक एक की इमेज फटाफट फटाफट दिखाने चलता हूं। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं लंप की फोटो, ठीक है ना, कैसे दिखते हैं। मैं आपको पहले चलो पहले नोड्यूल्स दिखाता हूं। उसमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखने लग जाते हैं। देखो ऐसे नोड्यूल्स पड़ जाते हैं। नोड्यूल्स क्यों पड़ेंगे? ज्वाइंट की वजह से, ज्वाइंट अफेक्ट होता है ना, तो ऐसे नोड्यूल्स दिखते हैं। जहां पूरी बोन, जहां जहां आपके ज्वाइंट है ना, वहां ऐसे ऐसे नोड्यूल्स ऐसे उभरे हुए दिखने लग जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ये नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे जहां जहां जॉइंट्स हैं वहां नोड्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये नोड्यूल्स दिखते हैं इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से। जब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है तो ये देख दो, नाम याद करने पड़ेंगे। सबक्यूटेनियस नोड्यूल दिख रहा है, ठीक है, कोलेजन लंप। ये सेकंड वन इरिथ्रिम, देखो ये क्यों दिख रहा है सर, इसको याद करते चलो, यही कंफ्यूज नहीं होना। अब हर्ट का पढ़ लिया ना तो एक एक करके पढ़ो। पहले हर्ट पढ़ लिया, सेकंड क्या इंपॉर्टेंट हो रहा था सर? जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में हो रहा था, तो नोड्यूल्स कोलेजन लंप दिख रहे हैं सर। थर्ड वन क्या हो रही थी सर? स्किन इन्वॉल्वमेंट में हो रही थी, तो क्या दिखेगा स्किन में? अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट में होगी तो सर उसमें भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन में सर गोल्डन पॉइंट पढ़ के आए हैं कि 5 पॉइंट होते हैं। पेन होता है, रेडनेस आती है, टेम्परेचर हाई होता है, इरिटेशन होती है ना, रेडनेस है ना, आपका क्या हो रहा है? स्वेलिंग आती है, तो इरिथेमा मार्जिनेटम दिखेगा। इरिथेमा मतलब रेडनेस वगैरह दिखती है पूरी बॉडी में, ऐसे दिखता है। देखो स्किन में अगर जब स्किन इन्वॉल्वमेंट में आती है तो ऐसे दिखने लग जाता है। ये दिखता है इस तरीके से, पूरी बॉडी में रेड साइन दिखने लग जाते हैं। ये इरिथेमा मार्जिनेटम है। क्लियर? तो आप क्यों? क्योंकि स्किन के सेल्स भी इन्वॉल्वमेंट में आने लगे, तो इरिथेमा मार्जिनेटम दिखेगी। अब थर्ड वन सिडेम स्कोरिया दिखेगा। सर व्हाट इज सिडेम स्कोरिया? इट इज, सर कोरिया का मतलब तो जानते हैं क्या है सर? इट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, बॉडी में आपके इन्वॉल्वमेंट्री, आप ना चाहोगे तब भी आपके फेस और आर्म पर मूवमेंट होगी। सर ये क्यों होने लगा इसमें? क्योंकि सर हम पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में कि हमारा सीएनएस भी इन्वॉल्वमेंट में आएगा। पढ़ा था ना, मैंने बोला था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया, मैंने स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही बोला था कि कौन कौन चीज इन्वॉल्वमेंट में आ रही है। नाम याद रखना, आगे सबके सिम्टम दिखने वाले हैं। तो सिडेंस कोरिया दिखेगा,
रैपिड मूवमेंट दिखेंगे फेस में और आर्म में। क्योंकि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। और जो आपके मेन, आपको जानते हो आपके बॉडी में मूवमेंट्स कौन करवाते हैं? बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया जब अफेक्ट होगी तो आपके बॉडी में एबनॉर्मल, जो है बेसल गैंग्लिया का नॉर्मल फंक्शन होता है वो ना होकर एबनॉर्मल फंक्शन होगा, और एबनॉर्मल फंक्शन होगा तो आपके बॉडी में इनवॉलेंटरी एबनॉर्मल मूवमेंट्स नजर हमें आएंगे, उसको बोलते हैं सिडेम्सकोरिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या है नजर आने वाली है, यानी हमने सबके एक एक पॉइंट पढ़ते चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वन पढ़ना है हमें जॉइंट्स क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है रोमेटिक फीवर का। हम जब भी रोमेटिक फीवर अगर लिखेंगे तो ये क्राइटेरिया हमें लिख के ही आना, और ये क्राइटेरिया हमसे अलग से भी पूछते हैं। और जब अगर आप रोमेटिक फीवर का किसी का डायग्नोस रिपोर्ट देखोगे तो वो एस को जरूर मेंशन करेगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया बताता क्या है? जॉन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं कुछ सिम्टम्स को बता देता हूं। उन्होंने बोला कि कुछ सिम्टम्स को मैं मेजर सिम्टम कह देता हूं और कुछ सिम्टम को मैं माइनर सिम्टम बोल देता हूं। सर इससे फायदा क्या होगा? उन्होंने बोला कि कोई रूल तो होना चाहिए ना, हम कब बोलेंगे कि ये बंदे को रोमेटिक फीवर है। तो उन्होंने एक सिंपल सा फिनोमेना दिया। उन्होंने बोला कि जो मेजर सिम्टम्स है ना, मेजर सिम्टम्स, अगर किसी को दो मेजर सिम्टम दिख रहे हैं, किसी को दो मेजर सिम्टम्स दिख रहे हैं, भले एक भी माइनर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अगर दो मेजर दिख रहे हैं तो उस बंदे को आप बोल दो कि इसको रोमेटिक फीवर है। ये लाइन लिखी नहीं है, लिख लेना, ठीक है ना? क्या कि अगर किसी भी बंदे को दो मेजर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसको रोमेटिक फीवर बोल दो, कोई भी दो। बाकी ऐसा नहीं है कि सर दो से ज्यादा नहीं दिख सकते क्या? बिल्कुल दिख सकते हैं। उन्होंने एक लिमिट बताई कि अगर दो दिख रहा है और दो से ज्यादा दिख रहे हैं तो उसे रोमेटिक फीवर है। मगर कौन से सिम्टम सर? दो से ज्यादा सर मेजर। और सर कहीं ऐसी कंडीशन आ गई कि अगर एक ही दिख रहा है तो सर उन्होंने फिर उसके लिए बनाए माइनर। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको एक ही मेजर दिख रहा है और अगर उस साथ में अगर हमें दो माइनर दिख रहे हैं, दो माइनर दिख गए तो उसको रोमेटिक फीवर बोल दो, फिर रोमेटिक फीवर बोल दो। ठीक है, यानी सिंपल सी उन्होंने लैंग्वेज बोली कि अगर दो और दो से ज्यादा मेजर सिम्टम्स दिख रहे हैं, भले आपको एक भी माइनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि माइनर वाली चीज को पहले काउंट में ही मत लो। अब ये मत बोलना सर कि मेजर दिख रहा है और उसके साथ माइनर भी दिख रहा है तो क्या करें, माइनर वाली की काउंट में ही नहीं लेना। पहले माइनर को बिल्कुल दिमाग से मिटाओ, पहले मेजर याद रखो। पहले ये चेक करो क्या दो, पहले हमारा यही गोल है, क्या इन जो सिम्टम दिख रहे हैं दो या दो से ज्यादा दिख रहे हैं? हमें दो से ज्यादा दिख गए, माइनर को हमें देखना ही नहीं है, भाड़ में जान दो, हमें क्या करना है माइनर से। लेकिन हमने देखा हाँ यार नहीं दिक्कत है, एक ही सिम्टम दिख रहा है, तो फिर हम माइनर की तरफ जाएंगे। हम बोलेंगे माइनर वाले सिम्टम्स अब तुम आओ। अब तुम में से अगर हम देखते हैं, अगर तुम में से कोई दो भी हमें दिख गए, दो से ज्यादा दिख गए तो है ही है। अगर दो भी दिख गए तो हम आपको रोमेटिक फीवर बोल देंगे। और अगर दो से कम दिख रहे हैं माइनर तो फिर हम बोलेंगे कि भैया इसको रोमेटिक फीवर नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम फर्दर डायग्नोस की तरफ जाएंगे। क्लियर? ये इन्होंने बोला था प्यारा प्यारा सब। मेजर क्या? वही सारे सिम्टम्स, जितने खतरनाक नाम याद करे थे ना वही सारे मेजर सिम्टम्स हैं, और जिनके नाम याद नहीं करे थे ना वो सब माइनर है। बस इतना सा अंतर है। पॉलीआर्थराइटिस, सारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा था ना, तो पॉलीआर्थराइटिस दिखना चाहिए, पहला मेजर। दूसरा कार्डाइटिस, हार्ट में इन्फ्लामेशन। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स अभी दिखा के आया हूं, नोड्यूल्स बन रही थी तो वो एक। एरिथेमा मार्जिनेटम दिखा के आया हूं तो वो एक मेजर है। सिडेम्सकोरिया एक दिखा के आया हूं ना, तो वो है। और प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, किसी को पहले स्ट्रेप्टोकोकाइस इन्फेक्शन हो चुका है ऑलरेडी और फिर दोबारा हो रहा है तो उन्होंने इसको भी एक मेजर सिम्टम में काउंट करा। क्लियर? और माइनर में तो उन्होंने बहुत बेसिक रखे। उन्होंने बोला कि अगर किसी को फीवर आ रहा हो या जॉइंट पेन आ रहा हो, और एर्थेल्जिया का मतलब भी जॉइंट पेन ही होता है। ठीक है, तो उन्होंने जॉइंट पेन ही, और एर्थेल्जिया भी जब सर्च करोगे तो उसे भी जॉइंट पेन ही बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन हो रहा हो और या फिर एपिस्टेक्सिस हो रहा है। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। ठीक है, इसका साइंटिफिक, नोज ब्लीडिंग का साइंटिफिक नाम होता है एपिस्टेक्सिस। ठीक है, तो इनमें से कोई दो आ रहा हो, ठीक है, ये दो, जो दो मेजर और दो और एक मेजर या दो माइनर वाली बात है इसमें लिखी नहीं है, इसको याद रखना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, तो ये अगर किसी को हो तो इसको हम बोलते हैं। एक छोटी सी है ना, एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूं। देखो माइनर तो याद हो जाएंगे, माइनर सिंपल है, फीवर है, जॉइंट पेन, एरेथेलिया, एब्डोमिनल पेन। मेजर अगर हमें याद हो गए तो सर हम इधर पीछे भी पूरा लिख के आ सकते हैं। कोई ट्रिक है क्या? मैंने एक ट्रिक बनाई थी, छोटी थी, जोन्स के नाम से ही बनाई। टेक्निक बता देता हूं याद करने की, थोड़ा सा है ना। देखो बाकी आपको याद हो जाए, आप होशियार हो, अच्छी बात है। नहीं हो तो एक टेक्निक, क्योंकि मेरे को ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को याददाश्त की बहुत बड़ी याददाश्त, क्या मतलब, मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ तो मैं बहुत सारी ट्रिक बना के सब करते हैं। ठीक है, तो जॉन्स क्राइटेरिया की एक ट्रिक देखो, याद समझो। नाम में ही लिखा है जॉन्स, इसको ऐसे समझो। पॉलीआर्थराइटिस किस में होता है? जॉइंट्स में, यानी जे फॉर पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है,
कार्डाइटिस यानी आपका हर्ट, हर्ट को ओ दे देना, ठीक है, याद रखो बस, हर्ट को ओ दे दो, ठीक है। तो हर्ट आपका ऐसा समझ लो, गोल है तो हर्ट है तो ओ दे दिया। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स यानी एन, एन फॉर न्यूड्यूल्स, तो एन आ गया है ना। ई, ई फॉर एरिथ्रेमा मार्जिएटम, तो आपका ई आ गया। एस, एस फॉर सिडेमस्पोरिया, तो आपका एस आ गया, ठीक है। अब बाकी प्रीवियस स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन द्वारा होता है, ये तो याद कर ही लेना, ठीक है। तो मैंने आपकी इतनी जुगाड़ तो कर दी, तो इसको जोन्स के नाम से ही ऐसे सही याद कर लेना, ठीक है। कुछ अलग से याद करने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉन ने अपने नाम से सब दिया था, वो तो अपन ने ट्रिक बना ली, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना। बाकी चाहो, क्योंकि अपन ने इसको लिखा ही इस तरीके से, आप कहो तो ऊपर नीचे लिख दो, एरिथमा को ऊपर लिख दो तो जॉन बिगड़ गया ना, तो इसको इस पैटर्न में लिखाइए कि जॉन बन जाए। क्लियर। बाकी हम ये सब माइनर क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। डायग्नोस कैसे करोगे? देखो इसका मेजर जो डायग्नोस है ना, वो मालूम क्या है? वो इसका है RH एंटीबॉडी टेस्ट। ये इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना, ये बहुत मेजर डायग्नोस है, इसमें मिसिंग हो गया है लिखना। RH एंटीबॉडी टेस्ट में क्या, जो आपका DR3 है ना, इसका टेस्ट करते हैं, और अगर ये मिल रही है ना, तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इसको रोमेटिक फीवर है। इफ इन केस ये नहीं मिल रही हो फिर भी सिम्टम आ रहा है, तो ये मत बोलना कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला मेजरली होता है, मे भी कोई दूसरा जीन हो, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बहुत सारे और भी करते हैं टेस्ट, तो और बहुत सारे टेस्ट लिख दो, जैसे थ्रोट कल्चर टेस्ट करोगे, क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेप्टोकोकस से जो स्ट्रेप्टोकोकल बीटा हिमोलाइटिक का जो इन्फेक्शन थ्रोट में ही हो रहा था, तो वहां से करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट करके देखते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल का एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अच्छा जो इन्फेक्शन हुआ है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से ही तो हुआ है, तो भी हम क्लियर हो सकते हैं कि अच्छा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से हुआ है, तो ये आपका रोमेटिक फीवर हो सकता है। ESR-CRP तो ये तो नॉर्मल टेस्ट है, ये कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी बॉडी में इतना बताते हैं कि हाँ भैया आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, और ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, अगर ये दोनों बड़े मिलेंगे तो हाँ हम सिर्फ इससे इतना मेंशन कर पाएंगे कि इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन तो कोविड में भी वायरस की वजह से हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो वायरस हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा था, तो हमारी बॉडी में जब भी कुछ डैमेज होता है, हमारी बॉडी उससे बचाने की कोशिश करती है, तो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन होता है, या हमारी बॉडी वायरस या बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है, तब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है ना। जब भी कोई मरता है हमारी बॉडी में, तो इन्फ्लामेशन तो होता ही है। तो ESR और CRP बड़े मिलते हैं। बाकी अनेमिया क्यों क्यों मिलेगा बॉडी में, सोचो सर, उसका बैक्टीरिया का नाम ही था बीटा हीमोलाइटिक, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो RBC को रप्चर करता है, तो उन पेशेंट में अनीमिया भी मिलेगा। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है WBC की काउंट बड़ी मिलेगी। क्यों सर, क्यों मिलेगी बड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सर इसमें क्योंकि बैक्टीरिया है, तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी एबनॉर्मल काम कर रही है, तो एबनॉर्मल उसकी काउंट बहुत ज्यादा ही बड़ी मिलेगी, ठीक है। सीरम कॉम्प्लीमेंट आपको भरा हुआ मिलेगा, यानी आपके जो सीरम है उसमें जो WBC और वो सारे स्ट्रक्चर है वो ज्यादा भरे हुए मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट ये लाइन ये यहाँ याद करनी है कि आपके ECG में जो PR इंटरवल है वो कुछ ज्यादा ही लंबा मिलता है, प्रोलॉन्ग्ड मिलता है। जो PR इंटरवल होता है ना ECG PQRST, जो PR इंटरवल होता है वो थोड़ा सा लंबा मिलता है, और ये PR इंटरवल ही शो करता है, ये PR इंटरवल बढ़ा हुआ क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपका जो हार्ट है वो स्लो हो रहा है, स्लोनेस ऑफ हार्ट, यानी आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि सर पूरा हार्ट डैमेज हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, मायोकार्डिटिस ये सब हो रहा है, तो इसमें से इन्फेक्शन की वजह से तो आपकी ECG में PR इंटरवल भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर हम चेस्ट रेडियोग्राफी में सर क्या दिख सकता है? सर कार्डियो में गेली हो रही थी, तो हमें चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें का जो शैडो है चेस्ट की, जो हमें एक्सरे में दिखती है, वो बढ़ी हुई मिलेगी। पल्मोनरी कंजेक्शन यानी हमारी जो लंग्स है, क्योंकि हार्ट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? लंग्स से होता है, लंग्स में ब्लड जाता है, तो है ना, तो एबनॉर्मली लंग्स में एडिमा होने लग जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो लंग्स में भी कंजेशन देखने को मिलता है, ऐसा लगता है लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये सब भी हमें चेस्ट में देखने को मिल सकता है। इको कराएंगे, इको में तुम जानते हैं हर एक हार्ट का हमें सब नजर आ जाएगा कि वॉल प्रॉपर काम, वॉल हमें प्रॉपर डिसफंक्शन दिखेंगे, काम नहीं कर रहे हैं, अंदर की जो है ना आप जो आपकी बाहर की लेयर है पेरिकार्डियल की वो दिख सकती है कि वो सब गड़बड़े, इको में मायोकार्डियल दिख सकती है, और है ना एंडोकार्डियल भी आपकी लेयर में इफ्यूजन उनमें नजर आएगा, तो उस इको में हमें वो सब नजर आ जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक टेस्ट है जो सबसे बड़ा है वो है HLA एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, RH एंटीबॉडी टेस्ट DR3 के लिए, वो जरूर लिख के आना, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं था लेकिन आप वो जरूर लिखाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी सब ये सब तो हम कराएंगे ही। क्लियर। ट्रीटमेंट क्या देंगे सर? अभी आप बेसिक स्टार्टिंग से ही समझाते आ रहे हो कि देखो इसकी 3 पॉइंट याद रखना। ये पहला तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, दूसरा ये लाइफ इस पूरी जिंदगी चलता है, और तीसरा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ट्रीटमेंट नहीं है इसलिए पूरी जिंदगी चलता है, और इसलिए इसके लाइफ थ्रेटनिंग है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से बात कर चुके हैं, हम ट्रीटमेंट करें तो करें किसको, मारे किसको? खुद की एंटीबॉडी को मान लें क्या? नहीं मार सकते ना, तो सर फिर क्या करेंगे? मरने दे बंदे को? नहीं सर,
तो फिर हम ये काम करेंगे कि जो उसके सिम्टम्स है ना उन पे काम करो, यानी जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं ना, जिसको तकलीफ हो रही है, उनको रिड्यूस करते रहो, तो जिससे जितना हो सके उतना वो बच सकेगा। ठीक है, किसी को रोमेटिक फीवर अभी नया नया आया है तो भैया बेड रेस्ट करो, प्लस जो उसे बैक्टीरिया आ रहा था ना, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, तो वो सब और बॉडी में इन्फ्लामेशन कर रहा था, तो उसे जल्दी एंटीबायोटिक देके उसे खत्म करो, जैसे एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स देंगे ना, वेंजेथिन, पेनिसिलिन देते हैं, ओरल एथ्रोमाइसिन, ये सब कौन है, एंटीबायोटिक्स के नाम है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्यों देंगे, इतना ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा था तो एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। ठीक है ना। सैलिसाइक्लिस और एस्पिरिन क्या होते हैं, एनसेड्स होते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, ये स्टेरॉइडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है ना, तो स्टेरॉइडल देंगे, मगर ये स्टेरॉइडल है ना। और ये जो एनसेड्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं नॉन स्टेरॉइडल, तो ये सब ड्रग हमें देंगे। ठीक है, और लेकिन जो स्टेरॉइड वाले, अब देखो हमेशा याद रखो, पहले हम हमेशा एनसेड्स ही देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अगर वो फेल हो जाते हैं, जब एनसेड्स फेल होते हैं, तब हम स्टेरॉइडल ड्रग्स को देते हैं। क्यों सर, क्योंकि स्टेरॉइडल ड्रग में दिक्कत यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये जब भी दिया जाता है जब हमें लगता है कि हमारे एनसेड्स फेल हो गए, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट उतना ही ज्यादा है। और कोविड में यही हुआ कि कोविड में इतना ज्यादा बॉडी में लोगों की इन्फ्लामेशन हो रहा था, एनसेड्स फेल हो गए थे, पर हमने स्टेरॉइड्स के ड्रग दिए भयंकर तरीके से इन्फ्लामेशन कम हो, पेशेंट बच जाए, और उसी वजह से उसकी इम्यूनिटी सब कुछ इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हुए कि हार्ट अटैक आए लोगों को, उससे मर गए, डायबिटीज आई, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिली। आंखों में आपने देखा ये फंगस ना, ब्लू व्हाइट फंगस, रेड फंगस, ग्रीन फंगस, पूरा रेनबो बन गया था। क्या ये फंगस पहले नहीं थे क्या, हमेशा थे। कोविड में तो ना वो फंगस का कोई नया इजाद हो गया, तो हमारे अंदर खुद इतनी इम्यूनिटी होती है कि हम फंगस से लड़ लेते हैं। लेकिन ये जो ये प्रॉब्लम, स्टेरॉइड्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर देते कि इन्फ्लामेशन तो कम करता है, मगर बॉडी में इतने ज्यादा इसके आपको इतने सारे तकलीफें दिखती हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, और आपकी बॉडी में इतने साइड इफेक्ट दिखाते हैं कि उससे प्रॉब्लम खड़ी। तो ये जब भी लिए जाते हैं जब एनसेड्स फेल होते हैं। क्लियर, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एस्पिरिन, जो एनसेड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उन्हें ही देना है, जनरली हम स्टेरॉइडल नहीं देते। ठीक है, ओरली। सपोर्टिव थेरेपी में क्या करोगे, वो ही सारा सर। अगर वॉल्व फेल हो रहा है तो वॉल्व को ट्रांसप्लांट करा दो, वॉल्व को ठीक कर दो। हार्ट गड़बड़ हो रहा है तो हार्ट को ठीक करो, कोरिया हो रहा है तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब मन से लिख के। और इरिथमेटिस, रेडीमेड इरिथमेटिस होता है उसे ठीक करो, कोरिया हो रहा है उसे ठीक करो, हार्ट की प्रॉब्लम है उसे ठीक करो, वॉल्व गड़बड़ हो रहा है उसे ठीक करो, तो सब लिख देना, जितने सिम्टम पड़ के आए बस उन्हें ठीक करना। बाकी मेन एक ही काम है सर इसका, प्रिवेंशन, किससे बचो। पहला काम क्या है कि पहले प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि होने ही मत दो। तो क्या करोगे सर, जब भी स्कारलेट फीवर या कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका हैवी ट्रीटमेंट लो, है ना। तो वो भी क्या करोगे, एंटीबायोटिक्स लोगे। सेकेंडरी का मतलब होता है कि अगर एक बार रोमेटिक फीवर आ गया तो फिर दोबारा फिर इन्फेक्शन से बचो, वरना इसके क्या सिम्टम्स बहुत ज्यादा रीअकर करता है। जितनी बार रोमेटिक फीवर रीअकर करता है उतना प्रॉब्लम करता है। तो क्या करोगे भाई, कॉमन एंटीबायोटिक लो, जैसे पेनिसिलिन लो, जो प्रोफिलैक्सिस में, प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कि होने से पहले ही। तो जैसे जब भी कोई भी इन्फेक्शन या गले में खराश वगैरह लग रही है तो तुरंत एंटीबायोटिक वगैरह खा लो, इंतजार मत करो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो 1 से 5 वीक का समय होता है। अगर हमने उसको स्टार्टिंग में मार दिया तो वो हमारे बॉडी में जो आपके जो DR3 था उसको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, और ट्रिगर नहीं कर पाएगा तो आप रोमेटिक फीवर से बच सकते हो, है ना। तो सिटीविटीज में ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस अगर होता है तो उसका फटाफट पेनिसिलिन वगैरह लेके, है ना, या बेंजिथिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, इन सबके 2-2 के नाम लिख देना कि ये हम ले लेंगे तो उससे हम ठीक हो जाएंगे। और सेकेंडरी अगर सपोज करो किसी को हो गया तो फिर सर हम लेंगे फिर भी एंटीबायोटिक्स के, दोबारा फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, मगर अब वो एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे। पहले ओरली खाते थे, अब हम उसको मसल्स के थ्रू लेंगे, यानी इंजेक्शंस के थ्रू लेंगे एक्सेसिव अमाउंट में, जिससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, ओरल पेनिसिलिन, है ना, एमोक्सिसिलिन, है ना, ये सब वही नॉर्मल नाम है जो एंटीबायोटिक्स के नाम होते हैं। बाकी इसका और कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बात याद रखो। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है प्रिवेंशन। और अगर हो गया तो जो सिम्टम्स हैं उनको कम करो बस, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर रोमेटिक फीवर, और वी ऑल्सो कॉल्ड एज रोमेटिक हार्ट डिसीज इन विच इंक्लूडेड। ठीक है, थैंक यू।